हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रूट मॉडिफिकेशन नामक टॉपिक चालू किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रूट्स का वैसे तो मुख्य कार्य होता है भोजन व जल का ऊपरी संचालन करना या ऊपर की तरफ संचालन करना और भोजन व जल शीर्ष तक पहुंचाना। किंतु हमने ये चर्चा की थी कि ये जो मूल हैं वो विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु या विशिष्ट कार्य करने के लिए इनमें कुछ आकारिकी परिवर्तन हो जाते हैं और ये आकारिकी परिवर्तन जो हैं उस अंग विशेष को आकृति या संरचना में परिवर्तन ला सकते हैं। तो विभिन्न पौधों की जड़ों में भी कुछ विशेष कार्यों के संपादन के लिए विविध प्रकार की रूपांतरण संरचनाएं पाई जाती हैं। हमने पिछले टर्न पर या पिछले लेक्चर में हमने खाद्य संचयन हेतु रूपांतरण की बात की थी, यानी खाद्य पदार्थों के संचरण या संचयन के लिए मूलों में रूपांतरण हो जाता है और उनके आकृति व आकार में परिवर्तन आ जाता है। आज जो हम इसमें हमने बात की थी कि कुल 7 या 8 तरह के रूपांतरण इस तरह से देखे गए हैं, यानी श्वसन हेतु रूपांतरण, यांत्रिक कार्य हेतु रूपांतरण, प्रजनन हेतु रूपांतरण, आर्द्रता ग्रहण करने हेतु रूपांतरण, स्वांगीकरण हेतु रूपांतरण इत्यादि। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मूल एवं सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया के बारे में। विभिन्न पौधों की जड़ों के आसपास मृदा में अनेक माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। इनमें से अनेक सूक्ष्म जीव तो पौधों की जड़ों में निरंतर सघन संपर्क में आते रहते हैं और कवकमूल तथा रूट नोड्यूल्स जैसी सहजीवी गठबंधन संरचनाओं का निर्माण करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न पौधों की जड़ों के आसपास सॉइल में अनेक माइक्रोब्स होते हैं और ये लगातार जड़ों के संपर्क में आते हैं और माइकोराइजा और रूट नोड्यूल्स जैसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा ये माइकोराइजा और रूट नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कवकमूल या माइकोराइजा के बारे में। बच्चों, अक्सर इस टॉपिक पर या तो डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में या शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि माइकोराइजा पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो माइकोराइजा जो है, माइकस मीन्स फंगस और राइजोइड्स मीन्स राइजा मीन्स राइजोइड्स, या हम इसे अगर संधि विच्छेद करें इसका तो कवक मूल, यानी कवक माइकस, मूल मीन्स राइजोइड्स या राइजा। तो मृदा में उपस्थित अनेक कवक प्रजातियां या तो मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में मौजूद न रहकर उच्च वर्गीय यानी हायर प्लांट्स की जड़ों में एक सहजीवी गठबंधन स्थापित करती हैं और ये कवक जो हैं वो हायर प्लांट्स की जड़ों में संबंध स्थापित करके इनको लाभान्वित करती है। इस प्रकार कवक प्रजातियों का हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ सहजीवी अंतर संबंध कवक मूल कहलाता है। सहजीवी से तात्पर्य है कि यहाँ पर दोनों ही लाभान्वित होते हैं, कवक भी और प्लांट्स भी। जड़ों में कवकजाल की स्थिति के अनुरूप 3 प्रकार की कवक मूल पाई जाती हैं। पहला है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा है एंडोमाइकोराइजा और तीसरा है एक्टेंडोमाइकोराइजा। तीसरा जो है वो है एक्टेंडोमाइकोराइजा। तो प्रथम है एक्टोमाइकोराइजा, सेकंड है एंडोमाइकोराइजा और तीसरा है एक्टोएंडोमाइकोराइजा। हम बात करेंगे पहला जो बाह्य कवक मूल या एक्टोमाइकोराइजा है उसके बारे में। इस प्रकार की
जो माइकोराइज़ा है उसमें कवकजाल पौधों की अंतस्थ मूल शाखाओं के आसपास चारों ओर तीव्र वृद्धि करके सघन कवकजाल का आवरण बनाते हैं। इसे हार्टिग नेट या आच्छादी कवकमूल भी कहा जाता है। बच्चों, हार्टिग नेट की डेफिनेशन कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत। अतः हार्टिग नेट का या हार्टिग नेट की जानकारी या डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम पुनः इसे दोहराते हैं कि बाह्य कवक मूल में पौधे की अंतस्थ मूल शाखाओं के आसपास चारों ओर कवक जो है तीव्र वृद्धि करके सघन कवक जाल का आवरण निर्मित करता है और इसे हार्टिग नेट कहते हैं। इसे हार्टिग नेट या आच्छादी कवक मूल भी कहते हैं। अगर हम इसका चित्र देखें हार्टिग नेट का, तो ये एक्टोमाइकोराइज़ा का डायग्राम है। इसमें जो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ये कहलाता है हार्टिग नेट। ये उदाहरण है एक्टोमाइकोराइज़ा का। प्रथम चित्र जो बता रहा है वो है एक्टोमाइकोराइज़ा का। लगभग 100 प्रकार की कवक प्रजातियां कवक मूल गठबंधन की स्थापना करती हैं और इनमें से बाह्य कवक मूल एक्टोमाइकोराइज़ा गठबंधन की स्थापना बेसिडियोमाइसिटीज़ के गण एगरिकल्स के सदस्य जैसे बोलिटस, एमेनिटा और क्लेवेरिया द्वारा की जाती है। यानी कि जो मेंबर्स इसमें एसोसिएटेड रहते हैं वो बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज़ के होते हैं और बेसिडियोमाइसिस के गण एगरिकल्स यानी एगरिकल्स ऑर्डर के बोलिटस, एमेनिटा और क्लेवेरिया इत्यादि जो हैं कवक इस कवक मूल में पाई जाती हैं। ये कवक प्रजातियां आश्रय एवं पोषण हेतु होस्ट पादप की जड़ पर निर्भर करती है तथा बदले में भागीदार पादप की लवण अवशोषण क्षमता को बढ़ा देती है। अर्थात ये जो कवक है वो इस होस्ट प्लांट से अपना पोषण ग्रहण करती हैं और बदले में पादप की लवण अवशोषण क्षमता को ये बढ़ा देती हैं। अतः सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों ही पार्टनर्स को लाभ होता है। तो इस तरह से ये दोनों ही लाभान्वित होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के कवक मूल की। ये है एंडोमाइकोराइज़ा अंतः कवक मूल। इस प्रकार के कवक मूल में कवक जाल जो है पोषण हेतु पादप जड़ के वलकुट क्षेत्र में काफ़ी भीतर तक प्रविष्ट हो जाती है। यहाँ अंतर पे ध्यान दीजिए, दोनों के डिफरेंस पे ध्यान दीजिए। एक्टोमाइकोराइज़ा जो है वो बाहरी ही कवक मूल का निर्माण करती है, सघन कवक मूल बनता है जिसे हार्टिग नेट कहते हैं। किंतु एंडोमाइकोराइज़ा में ये जो कवक मूल इस कवक मूल में जो कवक जाल बनता है वो वलकुट क्षेत्र में काफ़ी भीतर तक प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे एंडोमाइकोराइज़ा भी कहा जाता है। इस प्रकार के कवक मूल गठबंधन में दोनों प्रकार की कवक प्रजातियां जो है वो पठहीन एवं पटयुक्त दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। यानी एंडोमाइकोराइज़ा में जो फंजाई मिलती है या कवक मिलता है वो या तो सेप्टेट हो सकती है या ये एसेप्टेट भी हो सकती है। एंडोमाइकोराइज़ा को पुनः दो में विभाजित किया है, सिंपल माइकोराइज़ा और दूसरा है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइज़ा। हम बात करेंगे सबसे पहले सरल कवक मूल की। जो एंडोमाइकोराइज़ा में सिंपल माइकोराइज़ा होता है हम चर्चा करेंगे उसकी। मुख्यतः ऑर्किड्स और कॉनिफर्स में इस प्रकार का कवक मूल गठबंधन पाया जाता है। यहाँ जड़ की सतह पर सामान्य जड़ों के समान मूल रोम पाए जाते हैं और हार्टिग नेट भी नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए, एक्टोमाइकोराइज़ा में हार्टिग नेट की उपस्थिति देखी गई है
किंतु एंडोमाइकोराइजा जो है उसमें हार्टिंग नेट अनुपस्थित होता है। तो सिंपल जो कवक जाल है या कवक मूल है इसमें हार्टिंग नेट भी नहीं पाया जाता और जड़ की बाह्य आकारिकी में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस प्रकार के कवक मूल गठबंधन में पट्टयुक्त कवक वर्ग बेसिडोमाइसिटिस के सदस्य जैसे राइजोप्टीनिया इत्यादि भागीदारी निभाते हैं और इसमें वेसिकल या आर्बस्कल का भी निर्माण नहीं करते, यानी पुट्टिका या आर्बस्कुल का निर्माण नहीं होता। यहाँ एक रोचक तथ्य भी देखा गया है कि ऑर्किड्स के जो बीज होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म आकृति के होते हैं। इनका भ्रूण भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। कवकमूल संक्रमण के बिना इनका अंकुरण नहीं होता क्योंकि भ्रूण में पोषक पदार्थों की अत्यंत कम मात्रा पाई जाती है। ऐसी अवस्था में कवकमूल आवश्यक पोषक तत्व मृदा से प्राप्त कर ऑर्किड नवोद्भिद को देते हैं। अर्थात माइकोराइजा का बनना ऑर्किड्स के बीजों के अंकुरण के लिए अत्यंत आवश्यक देखा गया है। अब हम चर्चा करते हैं एंडोमाइकोराइजा का दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं पुट्टिका युक्त कवकमूल या वाम कवक, VAM, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये अक्सर डेफिनेशन या वन सेंटेंस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय वैम या वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, पुट्टिका युक्त कवकमूल या वाम कवक। इस प्रकार के कवकमूल गठबंधन के अंतर्गत जो होस्ट प्लांट की जड़ है उसमें वेसिकल्स एवं कुर्चकों का निर्माण होता है, इसलिए इनको पुट्टिका युक्त कवकमूल या वैम फंजाई भी कहते हैं। और इस प्रकार के गठबंधन में जो कवक प्रजातियां पाई जाती हैं वो जाइगोमाइसिटीज के गण म्यूकरिल्स की सदस्य होती हैं। तो हमने देखा कि जो एंडोमाइकोराइजा में सिंपल प्रकार का था उसमें एक्टो या एंडोमाइकोराइजा में उसमें बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर थे, किंतु वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा में जाइगोमाइसिटीज वर्ग की ऑर्डर म्यूकरिल्स के सदस्य पाए जाते हैं। यह कवकमूल गठबंधन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एवं एंजियोस्पर्म के पाइनेसी कुल को छोड़कर जिम्नोस्पर्म के पाइनेसी कुल को छोड़कर शेष सभी एंजियोस्पर्म पौधों के सभी कुलों में पाया जाता है, यानी कि ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित होगा, टेरिडोफाइटा में अनुपस्थित होगा और जिम्नोस्पर्म में भी अनुपस्थित के पाइनेसी जो कुल है, पाइनस फैमिली है जो है उसमें ये अनुपस्थित होगा। बाकी शेष जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सभी कुलों में ये इस प्रकार का वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा पाया जाएगा। इस गठबंधन को स्थापित करने के लिए या करने की प्रक्रिया में कवक प्रजाति परपोषी पादप जड़ की वल्कुट कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय रूप से प्रविष्ट हो जाती है, यानी अंदर तक चली जाती है तथा पुट्टिकाओं के साथ साथ द्विशाखित या बहुशाखित चूष्कांगों का निर्माण भी करती है। अगर हम चित्र में देखें तो ये इस तरह से सेल्स के अंदर जाकर हॉस्टोरिया का या चूष्कांग का भी निर्माण करती है। चूष्कांग कोशिका भित्ति के भेदन के पश्चात जीव द्रव्य को भेदन नहीं करते एवं चारों ओर से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इस तरह से ये था वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, यानी कि इनमें इस एंडोमाइकोराइजा में जो कवक जाल है वो कोर्टेक्स के अंदर तक चला जाता है और आर्बस्कुल्स या वेसिकल्स का निर्माण होता है और अधिकांश समय ये चूष्कांग का भी निर्माण करते हैं, यानी कि सेल्स को भी भेद कर अंदर तक चले जाते हैं। जो तीसरे प्रकार का माइकोराइजा है वो है एक्टेंडो माइकोराइजा। इस प्रकार का कवकमूल गठबंधन कुल एरिकेसी एवं कुछ अन्य कुलों के सदस्यों में पाया जाता है।
एरिकेसी के सदस्यों में जड़ें फूली हुई, छोटी एवं आवरण से ढकी होती हैं, लेकिन यहाँ हार्टिक नेट अनुपस्थित होता है और इसमें बाह्य वल्कुट की कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर कुंडलों का निर्माण होता है। अंततः हम इसमें ये बात पर ध्यान देंगे कि जो हार्टिक नेट है या कवक जाल जो है वो केवल एक्टोमाइकोराइजा में पाया जाएगा। एंडो और एक्ट एंडोमाइकोराइजा में हार्टिक नेट की अनुपस्थिति देखी गई है। अब जो दूसरे प्रकार का एसोसिएशन है हम उसकी चर्चा करेंगे, वो है रूट नोड्यूल, यानी कि मूल जो ग्रंथिकाएं हैं हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राय जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उनमें या उनकी जड़ों में सहजीवी एसोसिएशन बैक्टीरिया का पाया जाता है। मेनली राइजोबियम के संक्रमण के पश्चात ही इस तरह का एसोसिएशन देखा गया है। राइजोबियम जो है वो एक छड़ाकार और एक कशाभिका युक्त ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है जो रूट हेयर्स के माध्यम से पौधों की जड़ों में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रूट्स का बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन रूट नोड्यूल बनाता है और बैक्टीरिया भी कौन सा, राइजोबियम, जो कि एक छड़ाकार यानी रॉड शेप्ड है और सिंगल फ्लैजिला युक्त ये बैक्टीरिया है। आगे हम चर्चा करेंगे, ये जो चित्र है ये रूट नोड्यूल का है। इसमें रूट हेयर और ये रूट का डायग्राम है और इसके अंदर ये नोड्यूल्स पाए गए हैं। हम नोड्यूल का एक का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से रूट हेयर के अंतर्गत या रूट हेयर के अंदर ये बैक्टीरियल कॉलोनी इसमें पाई जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे तीसरे प्रकार की जो जड़ है या मॉडिफिकेशन है जड़ों का उसके बारे में, जो कि है श्वसन मूल, यानी जब जड़ें श्वसन करने के लिए रूपांतरित हो जाएं तो वो कहलाती हैं श्वसन मूल या ब्रीदिंग रूट्स। पौधे के श्वसन या ऑक्सीजन प्राप्ति में सहायक ये रूपांतरित मूसला जड़ें जो हैं प्राय लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट्स में या मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे है सोनेर्शिया, एविसीनिया और राइजोफोरा। एग्ज़ाम में हेलोफाइट्स के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो हेलोफिटिक प्लांट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं सोनेर्शिया, एविसीनिया और राइजोफोरा। ये जो पौधे हैं ये समुद्र तटों के पास खारी दलदल यानी सैलाइन जो मार्शी एरिया है या छिछले किनारों एवं छोटे छोटे टापुओं के कीचड़ युक्त स्थानों में उगते हैं तथा इन पौधों की जड़ों को वृद्धि एवं श्वसन हेतु मृदा की सतह के नीचे या भूमिगत वातावरण में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य ये है कि मार्शी प्लेसेस में जो सॉइल है उसके नीचे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः श्वसन हेतु जो है इनमें जो प्राथमिक जड़ है वो अनेक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल द्वितीयक जड़ें बनाती हैं या सेकेंडरी रूट्स बनाती हैं और इनमें से कुछ जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक उद्धर रूप से वृद्धि करती हुई लंबी शाखाएं उत्पन्न होती है जिन्हें हम न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। कि जो डायग्राम है ये न्यूमेटोफोर्स यानी कि जो मार्शी प्लेसेस में सॉइल से बाहर निकल रही हैं ये कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल या इरेक्ट जो रूट्स हैं ये कहलाती हैं न्यूमेटोफोर्स। इनका कुछ हिस्सा कीचड़ या दलदल में डूबा रहता है जबकि शेष भाग वायवीय एवं कीचड़ के बाहर होता है। और जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो ये इस तरह से नज़र आता है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, यहाँ तक ये एरिया, इसके बाहर ये फेलोजन और कॉर्क सेल्स की परत सेकेंडरी ग्रोथ के उपरांत, और बाहर जो ये पोर है वो होता है लेंटिसिल और ये ही रेस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो जो वायव्य भाग
जो है रूट का, अगर हम उसका सेक्शन देखें, वायवीय भाग का सेक्शन देखें, यानी इसका अगर हम सेक्शन काटते हैं तो ये इस तरह से नज़र आएगा। इसमें बाहरी भाग में एक कॉर्की लेयर उपस्थित है और इस कॉर्की लेयर में बीच में बाहर की ओर असंख्य छिद्र अनियमित रूप से व्यवस्थित पाए जाते हैं और इन छिद्रों को लेंटिसिल्स या न्यूमेटोड्स कहा जाता है। और इन्हीं छिद्रों द्वारा जो बाहरी परिवेश में उपस्थित जो वायु है या हवा है वो इनके द्वारा जड़ों में प्रवेश करती है। अतः ये श्वसन मूल जो है निमेटोफोर्स गैसों के विनिमय एक्सचेंज में भी सहायक होती हैं, इसलिए इन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। ये जो डायग्राम है ये निमेटोफोर्स या श्वसन मूल का जो हॉरिजॉन्टल बाहर निकली हुई रूट्स हैं मार्शी प्लेसेस में, उनका ये टीएस है और उसमें लेंटिसिल की उपस्थिति दर्शाई गई है। इसके साथ ही बच्चों जो तीसरे प्रकार का श्वसन मूल यानी मॉडिफिकेशन जो था रेस्पिरेशन के लिए, जो मूलों में मॉडिफिकेशन होता है जिसे रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं, उसका हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले टर्म पे या अगले लेक्चर में हम यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित मूल और अन्य जो शेष प्रकार के मॉडिफिकेशंस हैं यानी फोटोसिंथेटिक रूट्स और हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रताग्राही जो मूल मॉडिफिकेशन है, हम उसकी बात करेंगे अगले टर्न में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।